नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी ने जब ये बोला, टीवी पर क्लिप चली तो पूरे देश में ताली बजी। वाह मोदी जी वाह, क्या बोलते हैं मोदी जी, न खाएंगे न खाने देंगे। फिर जीरो टॉलरेंस, पूरे देश में ये शब्द लोगों के जेहन में बिठा दिया गया। जीरो टॉलरेंस, मोदी मतलब जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। लेकिन इस देश के लोग समझ ही नहीं पाए। दरअसल मोदी जी कहे थे, उनकी जुबान फिसल गई थी कि सिर्फ मैं खाऊंगा और मेरे वाले खाएंगे, बाकी सबको भूखा मार डालूंगा। बाकी एक एक दाने के लिए तरस जाओगे, 5 किलो राशन पे जिसको जीना है जी लो, बाकी कुछ नहीं पाओगे। सिर्फ मैं खाऊंगा या मेरे वाले खाएंगे, मेरे अपने वाले खाएंगे और कोई नहीं खाएंगे। जीरो टॉलरेंस का मतलब था कि मैं जितना भी खाऊं, मेरे लोग जितना भी खाएं, उस पर सवाल मैं कतई नहीं बख्शूंगा। इस मामले में जीरो टॉलरेंस है, सवाल नहीं उठा सकते आप। खाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक कहे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इन्होंने कहा खाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भर पेट खाओ, सब खा जाओ, राम मंदिर का चंदा खा जाओ, महाकाल की जमीन खा जाओ, उज्जैन खा जाओ, अयोध्या खा जाओ, सब खा जाओ, काशी मथुरा चित्रकूट सब खा जाओ। खाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, सब खा जाओ। आ गया चिट्ठा पूरा मोहन यादव का, पूरा चिट्ठा आ गया। और आप लोग जो रेगुलर देखते हैं न्यूज लॉन्चर, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि न्यूज लॉन्चर पर मोहन यादव एंड फैमिली के कारनामे आज से नहीं, हम लोग मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के 15 दिन बाद से बताना शुरू कर दिए थे। 15 दिन उनके लिए कहते ना पीरियड, हनीमून पीरियड भी लोग कह देते हैं, तो 15 मिनट 15 दिन हमने उसके लिए छोड़ दिया था कि जान दे यार, अभी अभी बने तो थोड़ा 15 दिन देख ले। हो सकता है, कई बार होता है ना कि बाल्या वाल्मीकि बन गया था, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए। तो 15 दिन हमने नहीं किया। 15 दिन बाद कितना उज्जैन जा जाकर के भाव लौट लौट के आए और बहुत सारी चीजें, और 90% तो हमने दिखाया और बताया ही नहीं। वो 10% खाली चर्चा कर जाते थे हम लोग रेफरेंस में, 90% बताए नहीं। अभी कागजे में भी हम लोग उसका सहेज रहे हैं। अब सब छप गया, और ये मोहन यादव नहीं छपा है, ये जीरो टॉलरेंस वाले 56 इंची साहेब का मुखौटा उतरा है। फंसे नरेंद्र मोदी हैं या फंसे शाह, यहीं से आज डिबेट असली खुलेगा। फंसे नरेंद्र मोदी या फंसे शाह। दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर बहुत सारा खेल है। रामनाथ गोयनका के अखबार में जो उनका पोता चला रहा है, रामनाथ गोयनका के अखबार में, और रामनाथ गोयनका और संघ के संबंधों के बारे में लोग तो इतना ही जानते हैं कि रामनाथ गोयनका ने इंदिरा के खिलाफ सरेंडर नहीं किया था, तो रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरोधा हो गए। हमारे यहाँ तो वैसा ही है ना, जिस लाइन में पहली भेड़ चली उसी के पीछे सब हो लेते हैं, हम भी हो लेते हैं, उन्हीं भेड़ों में हम भी हैं। तो रामनाथ गोयनका का जनसंघ और संघ से क्या संबंध था, इंदिरा के खिलाफ मुखर तक पीछे असली वजह क्या थी, हम उस पर भी अब बात करते हैं। और अनंत शायद नाम है पोता, जो चला रहा है, जिसके कार्यक्रम में पत्रकारिता पर ज्ञान देने इंडियन एक्सप्रेस के मंच पर नरेंद्र मोदी जिस दिन खड़े हो गए, उस दिन इंडियन एक्सप्रेस की सच्चाई में समझ गया था। उसी दिन, उस दिन के बाद अगर मुझसे कभी गलती से तारीफ हो गई हो तो मैं क्षमा मांगू। जिस दिन पत्रकारिता का ज्ञान देने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने नरेंद्र मोदी खड़ा कर दिया भाई रामनाथ गोयनका सब समारोह में, उसके बाद बचा क्या? उस इंडियन एक्सप्रेस में मोहन यादव की कुंडली छपना, ये कहीं भाजपा के अंदर, मैं आउट ऑफ द बॉक्स सवाल कर रहा हूं, भाव अभी एंटर नहीं हुए हैं इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूं सब। ये किसको निपटाने की कोशिश है? मोहन यादव के बहाने किस पर वार है? दिखता सामने से है कि नरेंद्र मोदी की हार है, नरेंद्र मोदी फंस रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक किसी को नहीं बख्शा है अपनी कुर्सी के लिए। और मोहन यादव किसकी चॉइस थे? कहीं नरेंद्र मोदी अभी भी कुछ ऐसे उनके पास हथियार तो नहीं है जिसके जरिए वो शाह के सपनों का शिकार करने जा रहे हैं? मेरी बात पर बहुत लोग हंसेंगे कि कौन सा नया थियरी ले आया।
अभी हमने इसकी चर्चा भाव से भी नहीं की थी, इसीलिए मैंने पहले ही कर दिया कि अगर भाव की असहमति होगी तो मैं अपनी बात से थोड़ा सा विड्रॉ हो जाऊंगा, लेकिन आप भाव को ले आइए, जोड़िए। स्वागत है भाव। अब चलते हैं, शुरू करते हैं कार्यक्रम। लाओ भैया हेडलाइन दिखाना शुरू करो। मंत्री शिवराज सिंह, हाँ, हेडलाइन से पहले इनको सुन लीजिए, परम प्रतापी शिवराज सिंह चौहान, इनको सुनिए। मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है, इसलिए हमने सुनाया था यही शिवराज सिंह है जिनके जगह मोहन यादव बैठे हैं, और मोहन यादव इन्होंने कहा ना कि कई किसानों को 8-8 गुनी हुई है। पूरी जिम्मेदारी से मैं मान गया कि इन्होंने डेटा अच्छा कलेक्ट करवाया था, लेकिन फिर भी डेटा इनके पास कम आया था। 8-8 गुनी नहीं हुई है, 80 गुनी और 800 गुनी भी हुई है मोहन यादव जैसे किसानों की। आपके बेटे वाली बस 8 गुनी हुई है, वो बेटे वाला लगता है आपने बताया, बाकी सबकी और ज्यादा बढ़ी है। अब हेडलाइन पर आइए। अब हेडलाइन, एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन, जहां बन रहे नए हाईवे वहां मोहन यादव के परिजनों ने खरीदी 168 एकड़ जमीन। 168 एकड़, ये 168 एकड़ अगर चलना हो तो साइकिल से चलना पड़ेगा, और पूरा उसका चौहद्दी नापना हो तो मोटरसाइकिल से चलना पड़ेगा आपको, साइकिल से पैर थक जाएंगे। 168 एकड़ मतलब हो गया ये करीब करीब 500 बीघा। 500 बीघा, 500 बीघा। आज की तारीख में इस देश में, जो एक जमाने में कहते थे कि हमारे दादा राजा थे, तो अब राजा साहब लोगों के भी परिवार में 500 बीघा खेत नहीं बचा है, फलाना स्टेट, फलाना रियासत, 500 बीघा के आसपास तो इन्होंने लिखवा लिया एक झटके में। अब जरा चलिए अगली हेडलाइन पर आइए चलिए। सीएम बनते ही मोहन यादव परिवार ने उज्जैन में खरीदी 168 एकड़ जमीन। उज्जैन में परियोजनाओं से जुड़ने पर उठे सवाल, रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट का ब्यौरा भाव बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम कुछ दिखा दें आपको, नक्शा, मैप, वो सब लाइए एक एक करके, कुंडली इन लोगों की कि किसके हिस्से में कितना आया, कैसे परिवार में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हु ओन्स हाउ मच, लैंड परचेज 2024-25 45 करोड़ 137 प्लॉट 168 एकड़, 137 प्लॉट 168 एकड़। 2021 से 23 30 करोड़ 57 प्लॉट 85 एकड़। टोटल होल्डिंग्स 245 प्लॉट्स 335 एकड़। अब ये देखिए 21, 22, 23, 24 और 25 वाला भी अब इसमें जुड़ गया है। मोहन यादव 17 एकड़, वाइफ सीमा 11 एकड़। चला दो भैया, और आगे चला दो। देखिए इसमें सिद्धि विनायक देवकॉन ओन्ड बाय सीमा एंड मोहन यादव 28 एकड़, और मंगल मूर्ति इंफ्रा एट यादव फैमिली एड्रेस इन उज्जैन 180 अब्दुलपुरा 20 एकड़। सन वैभव 17 एकड़, डॉटर इन लॉ शालिनी 10 एकड़, कजिन नीलेश विद वाइफ 108 एकड़, कजिन गोविंद विद फैमिली एंड पार्टनर्स 47 एकड़, ब्रदर नारायण, नारायण टैक्स की बहुत चर्चा भाव कई बार किए हैं, 19 एकड़, ब्रदर नंदलाल 17 एकड़, सिस्टर कलावती 17 एकड़, नेफ्यू अभय विद पार्टनर्स 16 एकड़, सिस्टर इनला रेखा 6 एकड़। गजब, मतलब मान लीजिए मोहन यादव की ये है कि वो ऐसा नहीं है कि परिवार में किसी कमजोर छोड़ दे। लोग कहते हैं परिवार में फलनवा बहुत आगे बढ़ गया और बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। मोहन यादव में ऐसी भावना नहीं है, एकदम कहे सबको, पूरा मध्य प्रदेश को हम बना देंगे नियमित, पूरा उसका खून चूस लेंगे, लेकिन परिवार में सबके पास कम से कम 12-14 यूनिट खून एक्स्ट्रा होना चाहिए। कहीं थैली बगल में जेब में लटका चलो, लेकिन खून एक्स्ट्रा होना चाहिए। आगे चलिए, आगे चलिए।
बहुत नक्शा भारत का बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, कभी अमेरिका, कभी नेपाल, कभी चीन बिगाड़ते रहते हैं। ये नक्शा किसी की औकात है बिगाड़ ले? चीन, नेपाल, अमेरिका ले लो, इसमें काला पानी की जमीन अपना क्लेम करो, लिपुलेख क्लेम कर लो, आओ कोई चीन, ट्रम्प किसी में है, आओ देखो नक्शा भाई, मोहन यादव के लिए अलग से नक्शा बनाना पड़ रहा है। ये देखिए कौन सा नक्शा, कहाँ सड़क पास हो रही है, कौन सी योजना में आ रही है। और एक दिखा दीजिए, फैमिली ट्री देखिए, अब ट्री मत कहिए इसको, अगला ले आओ फोटो भाई, अभी नक्शा बाद में भी समझा जाएगा भाव साहब, लाओ। झुंड है, ट्री नहीं है, झुंड है। हाँ, अरे ट्री गिरोह क्या है। होता है? बट वृक्ष होता है ना, उसकी एक शाखा कहीं जाके जमीन में गिर जाती है तो वही एक अलग बट वृक्ष हो जाता है, वैसा है। या जहां जहां लटक रहे हैं वहीं वहीं वृक्ष हो जा रहा है। ये मोहन यादव देखिए, चला दो पूरा ऊपर तक। मोहन यादव, पत्नी सीमा 11 एकड़, बेटा वैभव 17, बहू शालिनी 10। अब वहीं से देखिए अगला और बड़ी शाखा खुली, चचेरे भाई नीलेश पत्नी के साथ 108 एकड़, चचेरे भाई गोविंद, पहले अंग्रेजी में दिखाया था हमने, 47 एकड़, भाई नारायण 19, भाई नंदलाल 17। अब नारायण के नीचे आइए, नारायण वाला वंशावली बढ़ाइए, रेखा 6 एकड़, अभय 16 एकड़। ये पूरा है। अब भाव के पास चलते हैं, एक बाइट सुना करके जीतू पटवारी, बकिया बाद में सुनाएंगे, नहीं लेट हो जाएगा। एक सुना दीजिए। सवाल क्या है? सवाल है, जैसा मैंने कहा था कि क्या वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल का नाम मुख्यमंत्री ऑफिस से हटा के मोहन यादव एंड फैमिली रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कर देना चाहिए? क्या कहती है रिपोर्ट्स? दूसरा, मैंने जैसा कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत के साथ मध्य प्रदेश जब देश में आज ये इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट, तो क्या मुख्यमंत्री पे सवाल हुआ? मध्य प्रदेश के तंत्र पे सवाल नहीं हुआ? यहाँ के करप्शन को लेकर जिस तरीके की पूरे देश में परिस्थिति थी, उसको बल नहीं मिला। एनसीआरबी के आंकड़े कहते थे सबसे भ्रष्ट राज्यों में हम हैं, क्या उसको इस पूरी रिपोर्ट के बाद बल नहीं मिलता है? सवाल यह है, कुर्सी आई, साथ में जमीनें लाई, पहले सड़क का नक्शा, फिर परिवार की खरीदारी, धर्मनगरी को मुख्यमंत्री ने जमीन के धंधे का, गोरख धंधे का हिस्सा बना दिया। आखिर यह सवाल बनता है या नहीं बनता है? मेरा आप सबसे, हम सीधे सवालों पे जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको मध्य प्रदेश को बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए, क्या सही है, यह सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीदकर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि नहीं तो क्या सही है? ये गलत है या सही है? प्रदेश को बताओ। रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है। दूसरा, रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 111 एकड़ जमीन ऐसी जगहों पर खरीदी गई जो सड़कों, हाईवे की अधोसंरचना परियोजना से प्रभावित क्षेत्र है। क्या केवल सहयोग है या प्रयोग है? जमीन खरीदो और योजना लेके आओ। तीसरा, क्या सरकार उन सभी सड़कों और परियोजनाओं के बाईपास, कॉरिडोर और भूमि उपयोग परिवर्तन, लैंड यूज चेंज की सूची सार्वजनिक करेगी? जिन क्षेत्र में मुख्यमंत्री परिवार ने भूमि खरीदी, जब खरीदी तब क्या लैंड यूज था और आज क्या है? यह सार्वजनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री यह घोषणा करेंगे कि इन सभी भूमि सौदों में स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो, निष्पक्षता पर काम होगा? गलत डिमांड है। मैं आग्रह कर रहा हूं पूरे प्रेस से और पूरे मध्य प्रदेश से
कि रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री के परिवार के पास 179 एकड़ भूमि मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 वर्षों में 168 एकड़ नई भूमि जुड़ गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूमि खरीदी की गतिविधि अचानक क्यों बढ़ी? कारण क्या है इसका? बहुत सवाल कर लिए, बस एक चीज छोड़ करके सूर्यकांत की अगुवाई में ना जांच करवाने के चक्कर में ये लोग पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेसियों के साथ बड़ी विडंबना है। वो तो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर इंक्वायरी करे, और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बेल आउट कर दिया तो बोलेगा तुम्हारी चार्जेस थी। बेटा सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला तुम सही हो। अब आशीष जी आज थोड़ा सा मुझे समय दीजिए आप, क्योंकि हम सुपारी जर्नलिज्म करते नहीं। हमारे पास बहुत डॉक्यूमेंट है मोहन यादव के भ्रष्टाचार के, उसके परिवार से भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, लेकिन हम सोचते हैं कि बार बार किसी मंत्री के खिलाफ लिखो तो लोगों को लगता है कि ये सुपारी जर्नलिज्म है, किसी ने इनको ये किया। लेकिन मैं जरा दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है, मेरी कर्म भूमि रही है मध्य प्रदेश, और आशीष जी को भी प्रेम होना चाहिए। आशीष जी का ससुराल है मध्य प्रदेश। अब हम दोनों का निजी स्वार्थ है। अब इस मध्य प्रदेश की आप किस्सा सुनिए। इस मध्य प्रदेश में क्या स्टॉलवर्ट मुख्यमंत्री हुए हैं। पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल नाम था, भगवंत राव मंडलोई उनके पुत्र आईएएस ऑफिसर है, अभी पॉलिटिक्स में नहीं है, और बहुत ईमानदार और बहुत कर्मठ आईएएस ऑफिसर करके जाने जाते हैं, बहुत सीनियर है। उसके बाद कैलाश नाथ काटजू, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज रहे, काटजू उसी परिवार से है। उसके बाद द्वारका प्रसाद मिश्रा, डीपी मिश्रा, दिल्ली थर्राती थी। गोविंद नारायण सिंह संविद सरकार के टाइम पे आए थे। फिर श्यामाचरण शुक्ला, रविशंकर के बेटे, प्रकाश चंद्र सेठी, जो दिल्ली में एक वजूद था उनका। बीजेपी में कैलाश जोशी, सकलेचा, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, श्यामाचरण शुक्ला, सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह। उमा भारती ने भी वो नहीं किया जो इन लोगों ने किया। बाबूलाल गौर थोड़े पीरियड के लिए आए, लेकिन इतना गदर नहीं काटा जो इन्होंने काटा। फिर मामा आए शिवराज सिंह चौहान, खूब लंबी पारी खेली। फिर कमलनाथ आए, और अब मोहन यादव है। यदि पूरे देश के छिछोरे मुख्यमंत्रियों में सबसे छिछोरा मुख्यमंत्री कौन है, यदि ये ढूंढा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहने में मुझे शर्म नहीं आएगी। ये जो इन्वेस्टिगेशन किया है इंडियन एक्सप्रेस ने आशीष, ये सिर्फ उज्जैन तक सीमित है। ये जितना भी लैंड डील है ये उज्जैन के आसपास के हैं। बाकी जगह के लैंड डील कहां है वो ढूंढने, इट इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये उस महान हिमखंड का सिर्फ ऊपर का शिखर है जो दिखता है। उसके बाद देवास है, उसके बाद भोपाल तक मार है इसकी। आपने तो अभी कितने बीघा जमीन और ये जितने भी 200 एकड़, 251 एकड़, 160 एकड़, 110 एकड़ जो बातें होती है, ये गिनती एकड़ों में है, लेकिन ये कमर्शियल प्लॉट्स है, रेसिडेंशियल प्लॉट्स है, ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। इंदौर में फ्लैट्स की कितनी उगाई है ये आप अभी तक सामने नहीं आया। ये तो इन्होंने ली हुई जमीन है। बाकी कोई दूसरा कॉलोनी काटता है तो उसमें जो नाल कटती है, नाल कटना मालूम है ना आपको आशीष जी? दर्शकों को जिनको नाल कटना नहीं मालूम उनको मैं बता दूं, जो जुए के अड्डे चलते हैं, उसमें जो जुए का अड्डा चलाता है उसको क्या प्रॉफिट मिलेगा? तो उस जुए में जितना धंधा होता है उसका एक कमीशन उस मालिक को दिया जाता है, जितना टर्नओवर है, उसको कहते हैं नाल कटना। तो आपने यदि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो आपको नारायण टैक्स देना जरूरी है, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट कभी क्लियर नहीं होगा। आपके घर के नक्शे पास नहीं होते नारायण टैक्स के बगैर। ये काम है। अभी मुझे उज्जैन से जब ये इंडियन एक्सप्रेस का हंगामा मुझे एक ने फोन किया, बोले भाई साहब अभी एक जगह टोकन दिया है,
मेन रोड से 20 किलोमीटर अंदर जमीन है, 18 या 19 एकड़ की जमीन है। बोले उसका परिवार ने टोकन दिया है, और जिस दिन टोकन दिया तीसरे दिन वहां पे रोड का काम शुरू हो गया। मेन रोड से 20 किलोमीटर अंदर तक रोड जाएगी वहां पे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जो भी सड़क योजना है उस योजना तभी क्रियान्वित होती है जब इनकी जमीनें होती है, उज्जैन और आसपास। जैसे ही वहां रोड निकलेगा रेट बढ़ेंगे। जो जमीन इनके पास है बराबर वो मेला प्राधिकरण से बाहर हो जाती है। एक बहुत बड़ा, ये तो जो आज मैंने पढ़ा तो इससे कई ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने पास थी। उसके बाद दारू का धंधा है, और वहां पे सरकारी अधिकारी कहते हैं कि भाई इनका तो खानदानी धंधा है रियल एस्टेट का। इनका खानदानी धंधा यदि मैं चाहूं डिटेल में आशीष जी तो यहां बोलने लायक नहीं स्थिति, क्योंकि हम उस परिवार से आते हैं जहां मरे हुए लोगों के बारे में टिप्पणी नहीं की जाती। इनके खानदानी धंधा क्या था यदि मैं उस पर चला जाऊं तो उज्जैन थाने की एफआईआर निकालनी पड़ेगी कहीं इनके पुरखों की, और कोई आजादी की लड़ाई की नहीं है एफआईआर। मतलब इंदौर, उज्जैन हाहाकार मचा हुआ है, सब स्टैंड स्टिल है। होटल का प्रोजेक्ट लाओ उसमें दो, नाल कटने का तो इसमें हिसाब ही नहीं है। तो सिर्फ रियल एस्टेट जो जमीन खरीदी इनके नाम पे वो है। मैंने यदि 30 एकड़ की कॉलोनी काटी तो मुझे जो प्लॉट छोड़ने पड़ते हैं, सपोज मैंने 10% के प्लॉट छोड़े तो वो उनको बाद में बेच के पैसा उनके पास चला जाता है। ये नाल कटने वाले तो कितने कितने उदाहरण हैं। और ये किसी को बख्शते नहीं। जिनके साथ, जिनके घरों में उठना बैठना था 24 घंटे, उनके साथ भी यही व्यवहार। और पद कौन सा छोड़ते नहीं। ये परिवारवाद जो बोलते हैं प्रधानमंत्री जी बार बार, प्रधानमंत्री जी को परिवारवाद सही मायने में अब समझाना पड़ेगा। ये फैमिली बिजनेस का जो ये गिरोह जो चला रहे हैं, इस गिरोह को दिखाना पड़ेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद इसको कहते हैं। एक भाई को पत्रकारिता आती नहीं आती, प्रेस क्लब का अध्यक्ष वही बनेगा। हाँ, अरे वो तो और भी गजब का जीवन में कुछ खेल कूद कुछ किया नहीं होगा। सारे खेल रियल एस्टेट के करते हैं, लेकिन ओलंपिक एसोसिएशन अपने भाई के पास चाहिए। एक बहन है वो नगर निगम देखेगी, वर्टिकल्स बांटे हैं। कई बार मैं जब इनके वर्टिकल सुनता हूं तो मुझे लगता है मैं गॉडफादर तो नहीं वो पिक्चर देख रहा हूं, जो माफिया की पिक्चर थी, अमेरिकन माफिया का जो चित्रण किया था गॉडफादर में। एक जन गैम्बलिंग देखेगा, एक जन प्रोस्टिट्यूशन देखेगा, एक जन ये देखेगा, एक जन देखेगा। सारा वर्टिकल्स बिल्कुल डिवाइडेड है, सबका काम बटा हुआ है। नगर निगम ये देखेगा, दारू ये देखेगा, ये वो देखेगा। यूं ही नहीं, बरहानपुर में ट्रक पकड़ा गया था, और जब बरहानपुर में ट्रक पकड़ा गया था तो ट्रक वाले ने, ट्रक से जो आदमी उतरा चौड़ा होके बोला, बोले सोच समझ के ट्रक रोकना। वो पहली स्टोरी थी हमने की थी, हमने चलाया था। हाँ, दारू वाला। और अरोगेंसी इतनी है आशीष जी, कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। उज्जैन में पत्रकारों की हालत कुत्तों से बदतर कर दी है। अरे जहाँ पे प्रेस जो क्लब, पत्रकार सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाला गया है। हाँ, और ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मतलब बाकी जो काम हो रहे हैं वो। अभी एक इशू आया मेरे पास और मैं शॉक्ड रह गया उसको देख के। मैंने बोला ये इतना, ये भी हो सकता है। भाजपा को बहुत धरोहर धरोहर चिल्लाते हैं ना थे, पुरानी धरोहर, राष्ट्रीयत्व। अभी क्या क्या किया इन लोगों ने सिर्फ उज्जैन में। वीर भूमि न्यास के नाम
भू माफिया ने हड़पे है कई हेरिटेज प्रॉपर्टी, ग्रैंड होटल, कोठी पैलेस, विक्रम कीर्ति मंदिर। ये जो हेरिटेज चीजें थी वो टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने चलाने के लिए दी, और टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने नाम मात्र पैसे पे, किसी को 30 रुपए महीना, किसी को 1 रुपए महीना, किसी को चलाने के लिए दी। वो उससे करोड़ों कमाएगा, और ये सब आपस में ही है। उसके डिटेल्स मेरे पास है, उसके ऊपर अलग शो करूंगा, मैंने सिर्फ आज रेफरेंस दिया है। कौन है देवास की कंपनी जो दारू का ठेके लेती है? उसका हेडक्वार्टर क्यों इनके भाई के घर में है? उसका कार्यालयीन एड्रेस? क्यों उज्जैन को एकाएक प्रेम आ गया कि उज्जैन में दारू नहीं बिकेगी? और उज्जैन के बाहर मैंने पहली बार जीवन में देखा, टेंट हाउस में दारू की दुकानें लगी है। टेंट हाउस में टेंट लगा के हमने यहाँ पे भंडारा होते हुए देखा। टेंट में दारू बिकते हुए पहली बार देखी मैंने। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोला उज्जैन में दारू बंदी है, नगर निगम के एरिया में। जहां नगर निगम का एरिया खत्म होता है, 1 फुट के डिस्टेंस पे टेंट खड़ा होकर दारू बिक रही है। इंदौर से कोई भी गाड़ी आके चेकिंग होती है। उज्जैन की पुलिस का काम ही है कि इंदौर से और कहीं आसपास के क्षेत्र से कोई दारू अंदर नहीं आनी चाहिए। दारू उज्जैन में खरीदी है, महंगी दारू। आप शिव जी की नगरी है वो, वहां एक मंदिर है जहां दारू का भोग लगता है। भैरव मंदिर में भैरवनाथ। लेकिन ये गजब है, ये हम लोग भी कई बार नहीं समझ पाते हैं। जितने मुख्यमंत्री हैं उसमें मोहन यादव सन्नाटे में सनसनी इन्होंने फैलाई है। ये इनका जैसे एक मेवा सदन दिल्ली में है, इनका भी घर का नाम मेवा सदन रखा जाए, नहीं तो दिल्ली वाले मेवा सदन को इनके घर में शिफ्ट कर दिया जाए। मेरी तो एक ही मांग है, दिल्ली वाला मेवा सदन जो है, मेवा तीर्थ सदन बोल करके मैंने उसकी आभा को कम किया है, क्षमा मांगता। मेवा तीर्थ दिल्ली में जो है, उस मेवा तीर्थ को शिफ्ट कर दिया जाए मोहन यादव के मेवा तीर्थ में, क्योंकि वहां पर मेवा मिष्ठान दोनों का तीर्थ है। मोहन यादव वाले मेवा मिष्ठान तीर्थ। मुख्यमंत्रियों के नाम लिए वो भ्रष्टाचार नहीं किया उन्होंने, मैंने नहीं कहता, लेकिन एक भ्रष्टाचार का लेवल होता है। मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार का लेवल होता है, पार्टी के लिए पैसा भी देना होता है, चंदा भी देना होता है, लेकिन फिर बड़े ठेके, बड़े कॉन्ट्रैक्ट में बात होती है। यहां कोई घर का नक्शा पास करे, पैसा देना पड़ता है, गरीब आदमी। तो मतलब मैंने बोला उज्जैन वालों को, जब मैं जाता और उज्जैन वाले जो कहते तो मैंने बोला तुम्हें तो चाहिए था उज्जैन में मुख्यमंत्री। एक पत्रकार है वहां पे, बड़े सम्मान करता हूं मैं, भूपेंद्र दलाल नाम है, सरनेम है दलाल उनका। जब कुछ डॉक्यूमेंट आए तो मैंने वेरिफिकेशन के लिए जब उनको पूछा तो उनने मुझे कहा कि देखो अशोक, उम्र से बहुत बड़ा हूं यार, तेरे से गलत कर लिया यार तू। ये यार पहली बार तो अपने को मिला यार मुख्यमंत्री यार उज्जैन को यार, भाई यार तेरे को उज्जैन से प्रेम नहीं किया यार, महाकाल की नगरी यार बाबा, यार किसके नीचे रेले नहीं रहते, जबरदस्ती यार अपना यार बनने दो यार उसको ठीक ठाक। आज वही भूपेंद्र दलाल सर पे हाथ रख के बैठे। मैंने दादा क्या हो गया? बोले बाबा ऐसा कभी नहीं सोचा था, इतना उज्जैन में कभी हाहाकार नहीं मचा था। नहीं, वो दलाल साहब भी और आप लोग ये उज्जैन में महाकाल को लेकर के क्या कहा जाता है? यूपी में हम लोग क्या सब कहते हैं कि जिसके साथ महाकाल वो किससे, मतलब क्या है ना कि जिसके सर पर महाकाल का हाथ वो किसी से नहीं डरता, कालों के काल महाकाल। जब महाकाल की नगरी मोहन यादव है तो काहे डरे? कौन नरेंद्र मोदी मोहन यादव बाल बांका कर पाएंगे? नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है बाल बांका कर ले महाकाल के शहर से मोहन यादव। अमित शाह की औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोहन यादव कुछ कर पावे। खुलेआम मोहन यादव और खरीदेंगे, जिसको रोकना है रोक ले। कौन मोहन भागवत रोक पाएंगे, कौन नरेंद्र मोदी, कौन अमित शाह? किसी की हिम्मत नहीं है, देख लीजिएगा आप। आगे चलिए, जरा जीतू पटवारी को और बाइट सुनवाइए। जीतू पटवारी सुनवाइए। इन लोगों तो भाई परेशान है, ये लोग जमीन नहीं ले पाए हैं परेशान है, सुनवाइए। रिपोर्ट्स है
तथ्य से स्पष्ट होता है कि राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है। आदरणीय साथियों, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं, जमीन का लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है। मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास लगभग 194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन आई, 253 एकड़ जमीन आई। यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज तक 2.5 साल में। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है, 21 से 23 में 57 प्लाट में 85 एकड़ जमीन खरीदी। 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया। अब मेरे सामने डॉक्टर हितेश वाजपेयी का ट्वीट आ गया अभी तक का, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कि भाजपा की तरफ से कोई रिएक्शन है या नहीं। भाजपा की तरफ से सन्नाटा है। एक कांग्रेस के राज्य के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश राज्य के, डॉक्टर हितेश वाजपेयी MBBS MD, क्या लिखते हैं, भ्रामक खबर है, कांग्रेस की नेताओं की तो 500 एकड़ से गिनती शुरू होती है। ऐसे आप कमलनाथ, जीतू या दिग्विजय जी के खानदान की संपत्ति गिनोगे तो अखबार छोटा पड़ जाएगा भाई साहब। अब आप बताइए, सवाल था मोहन यादव की संपत्ति, ये मोहन यादव की संपत्ति का जवाब नहीं दे पा रहे। मोहन यादव की संपत्ति के जवाब में कहे क्या, नहीं, कमलनाथ की संपत्ति नेता बनने के पहले से उद्योगपति घराने से है। हाँ। दिग्गी राजा रॉयल फैमिली से आते हैं, जमीन उनके पास है। 500 एकड़ से कम नहीं होती है, मैं बिल्कुल मानता हूं। कांग्रेसियों के पास 500 एकड़ की जमीन से शुरुआत होती है, लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें खेती होती है, किसानी होती है। ये 200 एकड़, 250 एकड़, 160 एकड़, 110 एकड़, 8 एकड़, 15 एकड़ ये प्लॉट्स है मालिक। जमीनों का जरा समझाइए। और मोहन यादव कौन से सियासत के, मतलब रियासत के नवाब थे, राजा थे? इनका इतिहास था क्या परिवार का? मैंने यही तो कहा, मरे हुए लोगों के बारे में टिप्पणी नहीं कहते, ये मेरे परिवार ने बताया। फैमिली ट्री यदि ओरिजिनल निकाली जाए तो वो कहां से होंगे? अशोक वानखेड़े के पास कल 500 एकड़ जमीन के प्लॉट मिले तो भ्रष्टाचार है। क्योंकि मेरे टीचर प्राइमरी टीचर थे, मेरे पिता। विरासत में मुझे 1 एकड़ जमीन नहीं मिली है एग्रीकल्चर की। 8 एकड़ की जमीन में 16 लोग हैं, आधा एकड़ आता है मेरे शहर में। और फिर उसके बाद मैं 500 करोड़ अर्जित करूं तो सवाल उठेगा। लेकिन कोई रईस ज्यादा जो जमींदार है बहुत बड़ा, यदि वो पत्रकार बने और मैं कहूं कि भाई तुम्हारी कैसी 300 एकड़ जमीन है, बोले हमारे राजा महाराजाओं के खानदान से हम। मेरे साथ काम करती थी सीतामऊ की प्रिंसेस, उदयपुर राजघराने की भांजी, जिनकी मां उदयपुर राजघराने से थी, सीतामऊ के महाराज की बेटी राठौड़ साहब की, केस राठौड़ साहब की। वो मेरे साथ पत्रकारिता में थी। क्या तनख्वाह होगी? 2500 रुपए। और उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है। मैं सीतामऊ में तो क्या कहे हम कि पत्रकार की जमीन मत कहो, उनके पास तो 250 एकड़ है। नेता ने कहा कि तो कोई तो एक पैरामीटर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद ही कैसे होती भैया जमीनें? लेकिन भाऊ,
आखिर में एक सवाल बचा है अभी मेरा, ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी क्यों? देखिए, खबर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, खबर तो कब से है, कब से हम आप बोल रहे हैं, हम आप तो बोलते हैं तो सोरोस के एजेंट हो जाते हैं, हैं? होता क्या है ये आशीष जी, इंडियन एक्सप्रेस में खबरें क्यों खबर छपी, खबरें क्यों सबके छपी? पास होती है। मैं आपको बताता हूँ, खबरें सबके पास होती है। इंडियन एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट्स में इंडियन एक्सप्रेस डीएलएफ के खिलाफ कभी खबर नहीं छापता। मुझे आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा था कि इंडियन एक्सप्रेस का एक सीनियर रिपोर्टर इतना बड़ा बंडल मेरे से लेके गया। मैंने बोला हमको दे दो, हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन। बोला नहीं छापी उन्होंने, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें स्पॉन्सर्स होते होंगे। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस हमारे मुख्यमंत्री पढ़ते कि नहीं पढ़ते अंग्रेजी अखबार हमको नहीं मालूम, मोहन यादव, लेकिन एक डिपार्टमेंट होता है डीपीआर, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन। डीपीआर जो होता है वो ब्रिज होता है मीडिया और मुख्यमंत्री के, जनरली जो हर स्टेट में एक रूल है। जितने मोहन यादव अरोगंट नहीं होंगे उससे 10 गुना डीपीआर साहब अरोगंट है। वो साक्षात महाकाल हो गए। चाटुकारों को बिठाते हैं, पत्रकारों को लताड़ते हैं। तो मैंने सुबह सुबह जब दिया तो मैंने अपने इंडियन एक्सप्रेस वालों को बोला नहीं, अरोगेंसी बहुत बढ़ गई थी इनकी। तो अरोगेंसी वहां बढ़ती है। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन अलग होते हैं, वो व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। दिग्विजय जी के समय हमने बहुत दिग्विजय की खिलाफत की, बहुत खूब लिखा उनके खिलाफ भी, तब तो अखबार में थे। लेकिन डीपीआर हमेशा संभालता था। नहीं, अब तो डीपीआर ज्यादा, सीएम से ज्यादा गर्म हो, चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो। हाँ, लेकिन मैं वो चाय से कैटली गर्म है, मध्य प्रदेश में चाय से कैटली गर्म है हर जगह। इन सबके ज्यादा दिमाग हवा में उड़ रहा है। लेकिन एक बात, मेरे पास कुछ इनपुट, क्योंकि उसका कारण है, यदि मुख्यमंत्री ना समझ हो या मुख्यमंत्री का आईक्यू लेवल कम हो तो अधिकारी उसको रूल करने लगते हैं। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज ड्रिवन बाय द ब्यूरोक्रेसी। मध्य प्रदेश को ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, और जब ब्यूरोक्रेसी चलाते हैं तो फिर उस रूल का अंत भी होता है, यदि चुनाव ठीक से हो तो। दिग्विजय जी बहुत सरकार चला रहे थे, दिग्विजय जी ने आखिरी 5 साल में ब्यूरोक्रेसी के भरोसे छोड़ दिया, तो ब्यूरोक्रेसी ने निपटा दिया, दिग्विजय बाहर हो गए। मैं एक नई थियरी पर, ये डीपीआर वगैरह से आगे, इस पर हम आगे और इनपुट के साथ लाएंगे। मैं कार्यक्रम अभी से बता दूं, क्योंकि अब और हम लोग पत्रकार हैं, केवल पत्रकारिता करते हैं तो हम लोग हवाओं से भी खबरों को निकालते हैं। जैसे हवाओं से आर्द्रता निकाल दी जाती है, पानी हवा में ही होता है, वैसे खबर हवा में होती है, निकालते हैं। कुछ इनपुट्स कहीं से आए हैं, इस पर और काम करेंगे, लेकिन मैं इनपुट पर ही आखिरी सवाल कर रहा हूँ। भाजपा में भयावह घमासान है। नहीं, मैं उस इनपुट को क्लियर कर दूं, बिल्कुल साफ कर दूं, घुमा फिरा बात करते नहीं हम लोग। इनपुट ये है कि जिस तरीके से लगातार सांसद जुटाव अभियान चल रहा है बंगाल से महाराष्ट्र तक, उसके बीच ये चर्चा नागपुर में बहुत गर्म हो चली है कि मोदी के बाद अब शाह की ताजपोशी का वक्त आ चुका है। ये संघ अवसरवादियों का सरदार है, सबसे अवसरवादी। मोदी वोदी हम लोग कहते हैं, मोदी वोदी वहीं सीख के आए हैं। संघ नंबर 1 पर है इस मामले में। संघ इंतजार में था, संघ में पेशेंस भी बहुत है, बहुत पेशेंस है। संघ इस इंतजार में था कि नरेंद्र मोदी चला जाए। जब नरेंद्र मोदी जाने के बाद फिर से एक बार हम लोग फिर निकलेंगे माद से बाहर, फिर आएंगे, अभी तब तक मक्खन खाओ। जैसे ही लगा कि सांसदों को इकट्ठा करके बहुत तेजी से शाह का ऑपरेशन चल रहा है, और शाह इसके बाद संघ के हाथ में कुछ है नहीं कि संघ रोक पावे अमित शाह को, शाह अपनी ताजपोशी खुद कर लेंगे। तो ये अंदर खाने से ये गोयनका और ये सब रिलेशन को और तह में इसके जाएंगे अभी हम लोग। और ये ऐसे लोगों को जो बहुत बड़ा बैकबोन बनना पड़ता है, शाह के बैकबोन के रूप में है, ये ऐसे ही नहीं बैठाए गए मोहन यादव वगैरह, इनके लिए रोल डिफाइन है। ऐसे लोगों को जिनको पीछे रोल डिफाइन करके खड़ा किया जा रहा है, मोहन यादव जैसे लोग, इनका चिट्ठा खोलना शुरू कर दो। ये एक बड़ा खेल का हिस्सा है, मोदी के बाद शाह नहीं।
इस ऑपरेशन को गुपचुप तरीके से संघ वैसे भी काम ऐसे करता है जिसकी भनक न लगने पावे, गुपचुप तरीके से ऐसे ऑपरेशन को नागपुर से जितने मोहन यादव के खिलाफ लोग हैं, मोहन यादव ने जितने लोगों का खच्चीकरण किया, हो सकता है दिल्ली के आदेश से किया हो, वो सारे लोग शरणम गच्छामी हो गए वहां पर, संघ पर। संघ स्वयं जख्मी हालत में हर्ट एंड रिटायर्ड है, अपने जख्मों को सेक रहा है, खासकर नितिन नवीन के अपॉइंटमेंट के बाद। हालांकि संघी इस बात को मानते नहीं, लेकिन दिखता है चेहरे पे और बातचीत में भी समझ में आता है। और कम से कम हमसे तो बातचीत करते हैं तो हम तो बता देते हैं कि आप क्या बोल रहे थे और क्या हुआ। तो ऐसे में उनका भी इनपुट बिल्कुल आप मान रहे हो, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में अभी भी संघ का बड़ा कब्जा है अंदर बैठे हुए लोगों का, ये मानिए आप। दूसरी बात, एक ग्रुप है, क्योंकि आज किसी से हमारी सुबह सुबह बात हुई, हमने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस आ गया, सुबह ही आ गया मेरे पास। महाकाल सबका हिसाब करेगा, बहुत सीनियर बीजेपी लीडर का वक्तव्य था। हम हमेशा बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों से दूर रहते हैं, हम न्यूज लॉन्चर का उपयोग ना हो इसका प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स बहुत दिनों से पड़े थे, और भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस ने कर ही दिया तो मुझे लगा कि अभी एक खोल देना चाहिए। इससे पहले भी जब दारू का ट्रक पकड़ने का वीडियो आया था तब भी हमने एक कच्चा चिट्ठा खोला था। बहुत, मैंने बार बार कहता हूं, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये कुछ भी नहीं है, ये 1% है, 99% नीचे है। वो जब बाहर निकलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा एक पे कितने जीरो लगते हैं, और शायद तब अमित शाह को भी समझ में आ जाएगा कि वहां कोई डैम बना हुआ है जो गंगोत्री बहना चाहिए भोपाल से दिल्ली, शायद डैम बनाया है, रिजर्वायर बहुत बड़ा हो गया। अब जो है अब सब खोलना पड़ेगा, और मोहन यादव भी अब शाह और नागपुर दोनों से संबंध स्थापित करने के लिए खोजना शुरू कर दे लोगों को, क्योंकि आज मुझे यकीन है कि आज 3-4 घरों में आज बहुत विशेष पकवान बनेगा, 3-4 घरों में बनेगा पकवान, और बोली देते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के घर में बनेगा, प्रहलाद पटेल के घर में बनेगा, विजय वर्गीय के घर में बनेगा, आज विशेष पकवान बनेगा, सबके घर में बनेगा। अब हमें खिलावे लोग न खिलावे, लेकिन मुझे पता है बनेगा। पड़ोसी आज उनके घर तक महक आएगी, पड़ोसियों के घर तक। आज देखिए पकवान बनेगा। ये बहुत ऐसे थोड़ा नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल लोग ऐसे पकवान नहीं बनेंगे, भंडारा लगेगा इनके घर, क्योंकि उस प्रसाद को खाने वाले बहुत लोग होंगे आशीष। बहुत दिन से ये लोग मन महसूस के बैठे हैं बेचारे, सीनियर लीडर है सब, ऐसे थोड़ो ना। चलिए इजाजत दीजिए, कार्यक्रम लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, अभी कार्यक्रम और लंबा होगा, क्योंकि इनके एपिसोड अब हमको लाने पड़ जाएंगे, हमने लाएंगे। अब जो है आगे कार्यक्रम भी लंबे होंगे, क्योंकि बहुत कागज है। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।